Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the osteomalacia. इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस की। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसे कि वर्ड ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मीन्स खुद ही खुद को एक्सप्लेन कर रहा। पहला जो वर्ड है दैट इज ऑस्टियो, और ऑस्टियो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन। और जो सेकेंड वर्ड है दैट इज पोरोसिस। जो पोरोसिस वर्ड निकला है ये निकला है पोर्स से। पोर्स का मतलब होता है छोटे छोटे छिद्र हो जाना। जैसे यूजुअली हम बनियान का एग्जांपल देते हैं ना, जो सैंडू बनियान होती है जो अंदर से इंसान पहनता है। क्या होता है कि जब बहुत टाइम तक आप पहनते जा रहे उसमें से जो छोटे छोटे छेद निकल आते हैं, इसे बोलते हैं पोर्स। इसके बाद आगे देखें इंट्रोडक्शन से। सो इट इज अ बोन डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ बोन मास। एक बोन की कंडीशन है, बोन का डिसीज है, जिसमें क्या हो जाता है लॉस ऑफ बोन मार्क्स। जो मैंने बताया ना कि बोन में छेद हो जाना। तो जैसे एक बहुत हार्ड लकड़ी थी, वो हार्ड रहती है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसी में क्या हो जाए घुन लग जाए, जैसे दीमक लग जाए, दी लगना आपने सुना होगा, तो बोन क्या हो जाती है धीरे धीरे उसका जो पूरा रहता है ना एकदम पाउडर टाइप का गिरने लगता है। सेम एस अगर बोन का मास लॉस होता है इस डिसीज में, क्यों? ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन बोन फॉर्मेशन एंड बोन ब्रेकडाउन। अब देखो ये नेचुरल प्रोसेस है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द बोन। हमारे बॉडी के जितने भी टिश्यू हैं, नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन्स को छोड़कर, क्योंकि वो उनका जो होता है ना रीजनरेशन या फिर न्यू फॉर्मेशन नहीं होता। बट हमारी बोन को ले लो, स्पेशली मैं एग्जांपल देता हूँ स्किन को। स्किन में आप देखना कि हर 30 दिन में या कई बार 2 महीने में आपको दिखेगा कि आपकी ऊपर की स्किन की लेयर बाहर निकल रही है और अंदर से एकदम साफ नई स्किन की लेयर आती है। ये होता ही है क्योंकि माइटोसिस चलता रहता है, हमारी जो न्यू सेल होती है ना वो बनती रहती हैं और पुरानी सेल्स का ब्रेक डाउन हो रहा, तो टूट भी रही है, बन भी रही है। सेम एस नेल्स, आप काट दो वो फिर से बढ़ जाएगा, फिर आपने काटा तो क्या हो रहा, बोन मतलब जो भी सेल्स हैं नेल्स की या स्किन की, उनका ब्रेक डाउन भी हो रहा और न्यू सेल बन भी रही हैं। सेम एस हमारी बोन्स में भी यही होता है, सेल बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं। ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट की प्रोसेस होती है, जिससे मैंने बोन वाले वीडियो में बताया, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब होता क्या है, नई एज में तो ठीक है, जितनी बोन सेल टूट रही हैं उतनी नई बन रही हैं। जैसे जैसे पर्सन ओल्ड होता जाता है, यूजुअली ये ओल्डर एज में अफेक्ट करता है, तब क्या होगा, जो बोन टूटने की प्रोसेस है, ब्रेकडाउन की प्रोसेस है, वो तो चल ही रही है, यहाँ तक कि और ज़्यादा बढ़ती जाती है, उसका रेट बढ़ता जाएगा। लेकिन जो बोन फॉर्मेशन का रेट है वो धीरे धीरे स्लो होता जाता है। तो बोन सेल टूट ज़्यादा नहीं है, बन कम रही हैं, दैट्स वाई बोन का मास लॉस होता जाता है। आगे देखें तो ये क्या करता है, इट कॉज बोन टू वीकन एंड ब्रेक मोर इजीली। यहाँ पर आप क्या लिख लेना, वीकन एंड ब्रेक, यहाँ या फिर इजीली ब्रेकेबल लिखा है। तो इसे समझने के लिए सबसे अच्छा जो एग्जांपल मैंने दिया लकड़ी वाला, कि लकड़ी होती है ना एकदम आप हार्ड लकड़ी लो जो कि बहुत ही मजबूत है, जिसे आप तोड़ नहीं सकते, लेकिन उसी को आप रख दो, जब 4 साल बाद उसमें एकदम घुन लग जाएगी, दीमक लग जाएगी, इजीली ब्रेकेबल, आप हाथ से उसे तोड़ सकते हो। सेम एस बोन में जब घुन लग जाती है तो कहीं ना कहीं मतलब छोटी सी चोट में भी पर्सन में फ्रैक्चर देखने मिलता है। और ये आपने सुना होगा कि इनकी हड्डियों में घुन लग गया। यूजुअली जो गांव के लोग होते हैं ना तो उनमें हो जाता है, अगर ओल्डर पीपल में, तो डॉक्टर भी आसान भाषा में यही कह देता है कि भाई आपकी हड्डियों में घुन लग गया है। क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस वो भी जानते हैं कि सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। मोस्टली जो अनएजुकेटेड पीपल होते हैं, पढ़ नहीं पाते किसी ना किसी दिक्कत की वजह से, तो उन्हें यही बोल देते कि आपकी बोन में घुन लग गया। और आप लोगों ने सुना भी होगा बहुत सारे लोगों से कि मेरे दादाजी हैं, इसके दादाजी हैं, उनकी बोन में घुन लग गया है। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है बोन ब्रेक डाउन का, या फिर वो क्यों कमज़ोर हो रही हैं उसका। आगे अगर हम देखें, सो इट इज़ ऑल्सो नॉन एज पोरस बोन और साइलेंट डिसीज। हम इसे क्या कहते हैं, पोरस बोन, यहाँ पर लिखा होगा। पोरस बोन क्यों? क्योंकि बोन में छोटे छोटे पोर्स हो रहे हैं, छेद हो रहे हैं। सेकेंड चीज जो मैंने बोला दैट इज साइलेंट डिसीज। अब आप बोलोगे भैया पोरस बोन तो समझ में आया, छेद हो रहे हैं, बाय बी कॉल्ड इट साइलेंट डिसीज। द रीजन इज दैट कि इसके जो सिम्टम्स हैं यूजुअली देखने नहीं मिलती, मतलब खुद पेशेंट को भी पता नहीं चलता कि उसमें ऑस्टियोपोरोसिस है। उसे कब पता चलेगा, जब या तो किसी चोट के वजह से उनकी बोन ही फ्रैक्चर हो जाए, जब वो रिपोर्ट चेक कराएं तो पता चलेगा भाई आपकी बोन में तो घुन लग गया है, यू आर सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस। यूजुअली पता नहीं चलता, इसीलिए से बोलोगे साइलेंट डिसीज। सोच ना साइलेंट किरल हम किसी को बोल देते, तू निकला छुपा रुस्तम, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई, मैंने बताइए क्या कर लेंगे।
कुछ ऐसे ही ये जो डिसीज है ना, छुपा रुस्तम है, एकदम जब बिल्कुल आपकी हड्डी टूट ही जाएगी तभी आपको पता चलेगा। आगे देखते हैं कॉसेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, वो कौन कौन से कॉज हैं। फर्स्ट ही चीज जैसे मैंने बताया कि एज रिलेटेड, तो ओल्डर एज, जैसे ही स्पेशली मैं बात करूं तो आफ्टर द एज ऑफ 30 होता क्या है, बोन ब्रेकडाउन तो प्रॉपर चल रहा, बट जो बोन रीजनरेशन की प्रोसेस है इट गेट स्लो डाउन, मतलब बोन का ब्रेकडाउन ज़्यादा हो रहा और जो बनने की प्रोसेस रिपेयर कम हो रहा, तो यहाँ पर हो जाता है पर्सन को ऑस्टियोपोरोसिस। बहुत सिंपल सा एग्जाम है, आप किसी एक घर में देख लेना, आप बाकायदा हर साल दिवाली की सफाई कर रहे हो, पुट्टी करते चल रहे हो, पुताई करते चल रहे हो, उसकी दीवारें सही रहेंगी। वहीं किसी घर को एकदम छोड़ दो, आप रिपेयर ही नहीं कर रहे हो, तो वो खराब होकर गिर जाएगी। कुछ ऐसी कंडीशन है। इसके बाद आगे अगर हम देखें तो हार्मोनल फैक्टर, स्पेसिफिकली यहाँ पर हम बात करें तो एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन की, बोथ आर दी सेक्स हार्मोन। एस्ट्रोजन की हम बात करें तो फीमेल में है, और अगर हम टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो मेल में। तो अगर किसी फीमेल में एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो रही है या मेल में टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी हो रही है तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो सकता है। वो सब ठीक है, आप बोलोगे भैया क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन और जो टेस्टोस्टेरोन है दोनों ही बोन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जो हमारी बोन है उनका प्रॉपर जो फॉर्मेशन होता है उन दोनों में ये दोनों हार्मोन हेल्प करते हैं। आप बोलोगे भैया कैसे? बाय द हेल्प ऑफ ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, ब्लास्ट करना, बढ़ाते जाना, जैसे होता है ना जनसंख्या विस्फोट, आपने सुना होगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सेम ऐसे ही है। ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, बोन सेल यहाँ पर धीरे धीरे बनती जाएंगी, बनती जाएंगी, बनती जाएंगी, बनती जाएंगी, तो जितनी ज़्यादा बनेंगी उतना ही यहाँ पर कैल्शियम डिपोजिशन होता जाएगा, कैल्शियम का, फॉस्फेट का, अदर मिनरल्स का, और बोन की जो हेल्थ है ना वो प्रॉपर रहेगी। लेकिन अगर इनका ही सीक्रेशन कम है, डिक्रीज है, यूजुअली होता है ना कि आफ्टर द एज इनका भी सीक्रेशन डिक्रीज हो गया, या और भी कॉसेस हैं, तो यहाँ पर ये जो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी है प्रॉपर नहीं होगी, कैल्शियम का और फॉस्फेट का डिपोजिशन प्रॉपर नहीं होगा और बोन आपकी कमजोर हो जाएगी, बोन मास लॉस हो जाएगा। जो नेक्स्ट कॉज है दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, फॉस्फेट एंड विटामिन डी। तो कैल्शियम और फॉस्फेट की डेफिशिएंसी तो वैसे ही बोन ब्रेकडाउन होना है, बोन कमजोर होनी है, क्योंकि हम बहुत पहले से 6वीं 7वीं 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं कि भैया बोन मिलकर बनी है कैल्शियम फॉस्फेट की। तो ये तो समझ में आ गया। बोलोगे भैया विटामिन डी क्यों? विटामिन डी हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में, मतलब आपने खाना खाया उसमें कैल्शियम फॉस्फेट है, वो जीआईटी में जाएगा, इसी जीआईटी के बाद वो आता है हमारी ब्लड वेसल में और उसके बाद जाता है बोन में। तो अगर आप कैल्शियम फॉस्फेट आप खा भी रहे हो और अगर आपके बॉडी में विटामिन डी नहीं है, इनका एब्जॉर्प्शन ब्लड में ही नहीं होगा, ब्लड में नहीं आए तो बोन में भी नहीं आएंगे और बोन आपकी कमजोर। दैट्स वाई ये भी इसका कॉज है। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो पुअर एब्जॉर्प्शन, वही डाइट वाला कि आप एक प्रॉपर डाइट लेते हैं जिसमें कैल्शियम है, फॉस्फेट है, जो कि बोन की हेल्थ के लिए नेसेसरी है, लेकिन इनका जीआईटी से आप इंटेस्टाइन बोल सकते हो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। आप बोलोगे भैया क्यों? बहुत सारी केसेस हैं कि यहाँ पर इंटेस्टाइनल या फिर पेप्टिक अल्सर हो जाए। इसके बाद हम बात करें तो जीआईटी के और भी डिसऑर्डर होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखे हैं क्रॉन्स डिसीज एंड सीलियक डिसीज। अब ये होते क्या है? दे बोथ आर दी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो और इम्यून, हम ऑटो मतलब खुद और इम्यून सिस्टम, इनमें हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बाय मिस्टेक अन्ली किसी मिस्टेक की वजह से हमारी जो इंटेस्टाइन की सेल हैं, यहाँ की जो सेल हैं, इन सेल को डैमेज करता है और यहाँ की सेल डैमेज हो जाएंगी तो ये एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा, फिर से जो कैल्शियम है, फॉस्फेट है, वो बोन तक नहीं पहुँच पाएगा और हमारी बोन्स फिर से आप बोलोगे तो इजीली ब्रेकेबल बन गई, वीकन बन गई, या फिर उस पर्सन में ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ गए। तो ये भी इस चीज़ को कॉज कर सकता है। इसके बाद आगे अगर हम देखें तो किडनी एंड लिवर डिसीज। अब बोलोगे भैया किडनी डिसीज क्यों? क्योंकि देखो किडनी डिसीज, किडनी का काम यूरिन फॉर्मेशन करना, पूरे ब्लड को फिल्टर करना, तो वो सबको फिल्टर कर देती है। 3 प्रोसेस होती हैं, जैसे मैं बार बार बताता हूँ। पहली होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसमें सारी चीज़ें फिल्टर हो जाती हैं। इसीलिए एक और प्रोसेस होती है टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। इसमें होगा क्या कि जो सारी चीज़ें फिल्टर हुई हैं किडनी में, उससे जो भी चीज़ें वांटेड है, हमारी बॉडी को ज़रूरत है, जैसे कैल्शियम और फॉस्फेट, इनका रीएब्जॉर्प्शन होता है ब्लड वेसल में ताकि ये फिर से हमारी बॉडी में आ सके। लेकिन अगर किडनी का डिसीज हो जाए, ये रीएब्जॉर्प्शन प्रॉपर ना हो, तो पूरा कैल्शियम और फॉस्फेट हमारी बॉडी से लॉस होगा।
यूरिन के फॉर्म में, और वो हमारी बोन्स को नहीं मिलेगा, फिर से बोन बीकम और पर्सन में डेवलप ऑस्टियोपोरोसिस। इसके बाद हम देखा तो यहाँ पर लिवर भी मैंने लिखा था। देखो लिवर डिसीज का ये केस है कि लिवर की जो फंक्शनिंग होती है वो होती है विटामिन डी के सिंथेसिस में, जो हमारी बॉडी में बनता है सनलाइट के थ्रू। अगर लिवर का फंक्शन बिगड़ता है तो विटामिन डी का सिंथेसिस कम होता है। विटामिन डी का सिंथेसिस अगर कम होगा तो कैल्शियम और फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन कम होगा, एब्जॉर्प्शन ही कम है तो मिलेगा बोन्स को कम, जिसकी वजह से फिर से पर्सन में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो दे ऑल आर दी कॉजेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। आगे देखते हैं रिस्क फैक्टर ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी एक पर्सन में ऑस्टियोपोरोसिस होने के रिस्क को बढ़ाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि यार ये पर्सन है, इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस से होगा। तो कॉज से ही रिलेटेड है। जैसे हमने पहली चीज़ देखी एज, तो पहला कॉज आता है ओल्डर एज। जितनी ज़्यादा पर्सन की एज बढ़ती जाएगी, यहाँ तो 30 लिखा है, और 50 के बाद तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि उनमें बोन फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगा, धीरे धीरे एकदम डिक्रीज है। इसके बाद आगे देखें तो पुअर डाइट, जैसे मैंने बताया कि कैल्शियम और फॉस्फेट जरूरी है बोन की हेल्थ के लिए, और एक पर्सन पुअर डाइट ले रहा, ये होता है इन दी केस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, कि एक पर्सन है जिसकी इनकम बहुत ही कम है, कैसे भी करके अपना घर चला रहे हैं, सूखी रोटी जो भी है खा रहे हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं मिनरल्स की कमी हो जाती है। आगे अगर हम बात करें तो मेनोपॉज, मेनोपॉज का मतलब होता है सीसेशन ऑफ या फिर परमानेंट सीसेशन या फिर स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि फीमेल में चलते हैं। स्टार्ट होता है 12 से 13 की एज से, जिसे हम मीनार्च बोलते हैं या मीनार्च आपने सुना होगा। कॉन्टिन्यूसली चलता है 40 से 50 की एज में बंद हो जाता है यूजुअली, ठीक है। अलग अलग फीमेल में वेरीज करता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर परमानेंट सीसेशन होता है, क्यों? क्योंकि जो हमारी ओवरीज है ना, वहाँ पर आट्रॉफी होती है, मीन सेल डैमेज हो गई, आप समझ लो साइज में छोटी हो गई या डिस्ट्रॉय हो गई। इस वजह से इनमें एस्ट्रोजन सीक्रेट नहीं होता, और एस्ट्रोजन ही तो बोन की हेल्थ करवा रहा था प्रॉपर। क्योंकि एस्ट्रोजन नहीं है, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी प्रॉपर नहीं हो रही है, बोन की हेल्थ प्रॉपर नहीं हो रही है, तो अब उन फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो एक्सटर्पेशन या फिर रिमूवल, किसका? ओवरी और टेस्टिस का। अगर फीमेल में से ओवरीज निकाल दी जाएं, क्योंकि यही एस्ट्रोजन को सीक्रेट कर रही थी, जो कि बोन हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अगर ओवरी बाहर गई, एस्ट्रोजन प्रॉपर नहीं बनेगा, बोन की हेल्थ खराब। सेमस टेस्टिस जो होते हैं मेल्स में, वो टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करती हैं, जो कि बोन के हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर उनका रिमूवल होता है सर्जिकली, तो वो टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, फिर से बोन की हेल्थ खराब, मीन्स पर्सन है फिर से रिस्क बढ़ेगा ऑस्टियोपोरोसिस की। वो सब ठीक है, आप लोग बोलोगे भैया क्यों निकालना जब इतने ज़रूरी हैं? तो ये सीवियर केस में ही निकाले जाते हैं, या तो कोई मैलिग्नेंट ग्रोथ हो जाए, कैंसर हो जाए ओवरी का, टेस्टिस का, तब, या फिर कोई बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन जिसमें नेसेसरी हो कि इनका रिमूवल करना है। आगे अगर हम बात करें तो एल्कोहल एंड स्मोकिंग, ये यूजुअली एल्कोहल और स्मोकिंग है, इट्स नॉट अबाउट दी ऑस्टियोपोरोसिस। जितने भी टाइप के डिसीज़ हैं, किडनी, लिवर और भी हमारी बॉडी के, अगर हम बात करें ब्रेन के डिसीज़, सभी के रिस्क को इंक्रीज करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे सर्टेन टाइप्स ऑफ मेडिकेशन, स्पेशली एंटी सीजर मेडिकेशन हो गई, कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स हो गई, जो हम कैंसर के लिए यूज़ करते हैं, ये सब इसके रिस्क को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ है जेनेटिक्स, कि मान लो आपके दादाजी में या फिर आपके पेरेंट्स में से अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है, तो आप में ज़्यादा चांसेस इसके होते ही हैं। बोलोगे भैया थोड़ा बहुत ही इसकी लिंक बता दो, कैसे आ रहा जेनेटिक्स से? तो देखो बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं, जैसे मैंने रिकेट्स में ही बताया था, विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स, जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 थे। टाइप 1 में क्या हो रहा था, वो भी जेनेटिक थे, जिसमें से कुछ एंजाइम का फंक्शनिंग बिगड़ी थी। हमने विटामिन टाइप 2 देखा था, विटामिन डी डिपेंडेंट टाइप 2, जिसमें क्या हो रहा था कि जो रिसेप्टर थे, जो विटामिन डी को यूज़ कर रहे थे, उनकी फंक्शनिंग बिगड़ रही थी जेनेटिक फैक्टर की वजह से, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चल रहा है। अब हो क्या रहा कि एक में विटामिन डी बन ही नहीं पा रहा, एक में विटामिन डी का यूज़ नहीं हो पा रहा, और विटामिन डी इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एब्जॉर्प्शन के लिए, जो कि हेल्प कर रही हैं आपके प्रॉपर बोन के फॉर्मेशन में। तो सारी चीज़ें लिंक हैं। तो अगर जेनेटिक्स में अगर आपके पेरेंट्स या दादाजी को है, तो भाई आप बहुत रिस्क में हो, मीन्स दादी जी को भी है तो भी आप रिस्क में हो कि हाँ आपको ये डेवलप हो सकता है।
इसके बाद यहाँ पर लिखा नहीं है बट लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर आपकी सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है कि आप एकदम सुस्ते सुस्ते रहते हो, खा रहे हो, बैठ रहे हो, बस ना एक्सरसाइज करना है ना कुछ काम करना है, तो कहीं ना कहीं आप रिस्क में हो। बोलोगे भैया क्यों? क्योंकि जो एक्सरसाइज होती है ना, आप जिम वालों को देखें ना, उनमें यही होता है, मसल सेल टूटती हैं फिर बनती हैं। तो प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं तो मसल सेल हो या बोन सेल हो वो हेल्दी रहती हैं। जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड है जो जॉइंट में, उसका प्रॉपर सीक्रेशन होता है, कोलेजन फाइबर बनते हैं, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, क्लास्टिक एक्टिविटी सभी प्रॉपर होती हैं। लेकिन अगर आपने एकदम लैक ऑफ एक्सरसाइज है तो पूरी आपका होता है ना कि स्टेसिस, एक तो सर्कुलेशन से लो हो गया, ये जो पूरी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, रीजनरेशन डीजनरेशन, उनका भी बैलेंस बिगड़ जाता है और आप ज़्यादा रिस्क में आ जाते हो ऑस्टियोपोरोसिस के। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस की। जो फर्स्ट सिम्टम्स रहेगा दैट इज लॉस ऑफ हाइट। जिस भी पर्सन में ऑस्टियोपोरोसिस रहता है उसकी ओवर टाइम जो हाइट है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। अब ये मत बोला कि कोई 4 फीट का है तो 1 फीट हाइट कम हो गई, इतनी ज़्यादा कम तो नहीं होगी, बट हाँ एक नोटिसेबल हाइट का जो है ना लॉस होता है। कितनी हो सकती है? 1 इंच या फिर इससे भी ज़्यादा, और ये ओवर टाइम होती रहती है। मीन्स जितने, अब बोलोगे भैया क्यों? क्योंकि बोन मास का लॉस हो रहा था। जो हमने देखा था ना कि बोन की जो सेल्स थी, जो टिश्यू थी, जो बोन मास था, वो धीरे धीरे लॉस हो रहा है, उस वजह से हाइट डिक्रीज होती है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट सिम्टम से देखें तो स्टूप्ड पोस्चर या फिर इसे हंस्ड पोस्चर भी बोला जाता है। स्टूप्ड या हंस्ड का मतलब होता है झुका हुआ, इस तरीके से झुका हुआ पोस्चर। जैसे ओल्ड पर्सन में होता है ना, तो अगर किसी में ऑस्टियोपोरोसिस है तो पर्सन बहुत ओल्ड नहीं भी है तब भी इस तरीके से आगे से झुका हुआ, पीछे से जो हमारी अपर बैक है ना, ये एकदम आउटवर्ड बाहर की तरफ एक कर्वेचर देखेगा। काइफोसिस, हाइपर काइफोसिस आप बोल सकते हो कि आगे से एकदम झुका हुआ और बाहर से एकदम उठा हुआ पोस्चर। तो ये भी इसका साइन और सिम्टम्स है। अब आप बोलोगे भैया क्यों, आखिर ये क्यों हो रहा? रीजन है वर्टिब्रल कोलैप्स। जो हमारे वर्टिब्रा है, जो हमारा पूरा स्पाइनल कॉर्ड के ना स्पाइनल कॉलम है, उन वर्टिब्रा में भी बोन का मास लॉस होता है। क्योंकि वर्टिब्रा भी एक टाइप की बोन है तो उनका भी जो बोन मास है वो लॉस होता है और कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो वो कंप्रेस होंगी। कोलैप्स से बढ़िया आप समझ लो कंप्रेशन होना, कि दब जाना। इसी वजह से हाइट भी डिक्रीज हो रही। देखो मैं नॉर्मल खड़ा हूं तो हाइट ज़्यादा, जैसे ही हम काइफोसिस में जाते हैं या फिर जो हम स्टूप्ड पोस्चर देख रहे हैं, हमारी हाइट डिक्रीज होती है और इसी की वजह से आपको मिलेगा बैक पेन। क्योंकि वर्टिब्रल कोलैप्स हो रहा, पोस्चर एक है ना आपका एबनॉर्मल हो रहा, उस वजह से हमारे वर्टिब्रल कॉलम में एक स्ट्रेस पड़ता है और हमारे वर्टिब्रल कॉलम में या फिर आप बोल सकते हो बैक पेन देखने मिलेगा। इसके बाद आगे हम देखें तो रिसीडिंग गम्स। अब रिसीडिंग गम्स थोड़ा सा अलग है। रिसीडिंग गम्स में क्या होता है, जो हमारे नॉर्मल टीथ है ना, अब जो टीथ की रूट है और जो गम्स जो जुड़ा हुआ है, इसमें होता क्या है कि ऐसे टिश्यू जिसने टीथ को गम से चिपका के रखा है, वो टिश्यू वहां से पुल हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। डायग्राम में आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इस तरीके की कंडीशन होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज ब्रिटल नील्स। ब्रिटल नील्स का मतलब होता है कमजोर नाखून हो जाना। मैलिए आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो यहाँ भी वही हो रहा, कैल्शियम हमारी बॉडी से देखें हम, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है जिस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस है, मिनरल लॉस हो रहा। सेम ऐसे यहाँ पर भी हमें ब्रिटल नील्स। ब्रिटल नेल्स में होता क्या है, यूजुअली मैं बताऊं हमारे नॉर्मल नाखून है, लेकिन कई बार आप देखें ना कि इनमें क्या होता है कि लेयर लेयर टाइप की आ जाती है, एकदम भूरी लेयर आ जाती है, आपके नाखून एकदम कमजोर हो जाते हैं कि धीरे थोड़ा ही से गीले और वो टूट गए। इस तरीके से यहाँ पर जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उसके नेल्स एकदम कमजोर होने लगेंगे, वीक होने लगेंगे। अब हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस के क्या क्या बहुत ज़्यादा गंभीर समस्याएं आपको हो सकती हैं। पहली जो चीज़ है दैट इज सीवियर एंड परसिस्टेंट पेन। आप क्रॉनिक पेन भी बोल सकते हो। जो हमने देखा बैक पेन हो रहा, अब ठीक है कुछ समय के लिए था तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये कॉन्टीन्यूसली होता ही जा रहा पर्सन को, और ये होता है कि कॉन्टीन्यूसली चलता है, पर्सन को रिलीफ ही नहीं रहता, बस मेडिकेशन ले लो तब तक सही, बाकी परसिस्टेंट पेन। इसके बाद और हम देखें तो इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर, क्योंकि बोन का मास लॉस हुआ है। जैसे मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था लकड़ी में दीमक लग जाने वाला, है ना, कि एक बहुत मजबूत लकड़ी होती है, लेकिन अगर उसमें दीमक लग जाए उसे खोखला कर देती हैं, एकदम पोर्स बना देती हैं, वही यहाँ पर हो रहा। तो बोन इजीली ब्रेकेबल हो जाती हैं। मीन्स एक छोटी सी चोट भी पर्सन में फ्रैक्चर कॉज कर सकती है।
इसके बाद आगे हम देखें, क्योंकि बोन मास लॉस है, हाइट डिक्रीज हो रही है, पोस्चर एबनॉर्मेलिटी है, सिंपल सी बात है, डिफिकल्टी विथ डेली एक्टिविटीज, मोबिलिटी भी लॉस होगी, पर्सन को डेली एक्टिविटी में दिक्कत होती है, चलने में, उठने में, बैठने में, जिस वजह से कई बार पर्सन में एंजाइटी और डिप्रेशन भी देखने मिल सकता है। इसके बाद अब हम देखते हैं डायग्नोसिस कि मान लो एक पेशेंट है जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस है, लेकिन हम कैसे पता करें कि भाई हाँ आप में ऑस्टियोपोरोसिस ही है या फिर कोई और कंडीशन है। तो इसके लिए जो कुछ टेस्ट हैं, पहली चीज़ फिजिकल एग्जामिनेशन एंड मेडिकल हिस्ट्री, ये हम सभी में टेस्ट करते हैं, कोई भी डिसीज़ हो, चाहे बोन का हो, लिवर का हो, ब्रेन का हो। मीन्स सबसे पहले हम देखते हैं साइन और सिम्टम्स, जो अभी हमने देखे क्या पेशेंट का पोस्चर एबनॉर्मल है, स्टूप्ड पोस्चर है, पर्सन की हाइट क्या लॉस हुई है। अगर ये चीज़ें मिलती है तो वैसे काफ़ी कुछ क्लियर कर देती हैं कि हाँ पेशेंट में अब ऑस्टियोपोरोसिस है। लेकिन अगर हमें और क्लियर करना है तो सबसे अच्छा टेस्ट है डेक्सा स्कैन। मैंने पहले ही बताया था इसको, ड्यूल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री, ये भी फॉर्म है ड्यूल एक्सरे। यूजुअली तो एक्सरे होता है जो इमेज जनरेट करता है, ड्यूल एक्सरे, इसमें 2 एक्सरे यूज होते हैं डिफरेंट वेव फॉर्म में। अब होता क्या है कि नॉर्मल एक्सरे भी एक रहता है, वो तो इमेज जनरेट करता। इस डेक्सा में होता क्या है कि इमेज तो जनरेट होती ही है, साथ ही साथ बोन के अंदर के जो मिनरल्स हैं, कैल्शियम का लेवल, वो भी हमें इससे पता चल सकता है, जो नॉर्मल एक्सरे से पता नहीं चलता। तो ये टेस्ट जो होते हैं कंफर्म कर देते हैं कि हाँ भैया इस पर्सन में तो ऑस्टियोपोरोसिस है, अब हमें बस इसका इलाज करना है। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस कि एक पर्सन में अगर ऑस्टियोपोरोसिस है हम उसे कैसे मैनेज करें। पहली जो चीज़ है दैट इज़ एनाबॉलिक, या फिर आप बोल सकते हो बोन फॉर्मिंग एजेंट। ये ऐसी मेडिकेशन है जो कि अगर हम इस पेशेंट को दें जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस है, उसके अंदर बोन फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है, क्योंकि हमने देखा था यहाँ बोन बन नहीं रही थी, बोन मास का लॉस हो रहा था। तो ये ऐसी मेडिकेशन है जो बोन फॉर्मेशन करवाती हैं ताकि हेल्दी बोन रह सकें, बोन का जो लॉस है ना बोन मास का, वो लॉस ना हो। इसके बाद नेक्स्ट है हार्मोन रिलेटेड थेरेपी, जो कि हमने देखा कि एस्ट्रोजन हो गया फीमेल में और टेस्टोस्टेरोन हो गया मेल में, दोनों ही कराते हैं ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। जैसे मैंने बताया भी, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी का मतलब होता है बोन बनाने की प्रोसेस, ऐसे बोन बनती जाती हैं। तो एस्ट्रोजन फीमेल में हेल्प करता है, टेस्टोस्टेरोन मेल में हेल्प करता है। लेकिन अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है किसी भी वजह से, तो इस केस में हम टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के इंजेक्शन पेशेंट में इंजेक्ट कर सकते हैं ताकि वो उन्हें रिलीफ दें। इसके बाद और हम देखें तो डाइटरी एडजस्टमेंट, क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ मेनली कैल्शियम, फॉस्फेट, विटामिन, स्पेसिफिकली विटामिन डी, इनकी वजह से है, तो इनकी हेल्दी डाइट लेना, साथ ही साथ हम सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। मीन्स जिस भी पेशेंट है ना उसे हम कैल्शियम के सप्लीमेंट एज वेल एज विटामिन डी के सप्लीमेंट रेफर कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखें तो प्रॉपर एक्सरसाइज, क्योंकि वो पूरी हमने देखा ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, रीजनरेशन, डीजनरेशन, सर्कुलेशन, एक्सरसाइज सारी चीज़ों में हेल्प करती है। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि नो पॉसिबल प्रिवेंशन, इसका कोई पॉसिबल प्रिवेंशन नहीं है। जैसे कि इन दी केस ऑफ पोलियो कि आपने वैक्सीन ले ली, अब आप 100% श्योर हो गए कि यार मेरे को ये नहीं होगा। बस कुछ प्रिवेंटिव मेजर हैं कि अगर आप हेल्दी डाइट ले रहे हो, खाना प्रॉपर खा रहे हो, एक्सरसाइज प्रॉपर कर रहे हो, तो इसका रिस्क कम है। लेकिन एकदम 100% आप नहीं बोल सकते कि नहीं भाई अब हमें डिसीज़ नहीं होगा। नेक्स्ट जो अच्छी चीज़ है दैट इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, ये नॉन कम्युनिकेबल होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर दूसरे पर्सन को है आपने उससे हाथ मिला लिया, गले लग गए, उसने स्नीज किया तो एयर के थ्रू, ऐसे ही आप में डेवलप नहीं होता। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है ना, कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप में किसी पेशेंट में भी है, आपके घर में से किसी को है, तो आप उसके साथ रहो, साथ में रहने से, गले लगने से ये एक दूसरे में ट्रांसमिट नहीं होता। सो इट्स ऑल अबाउट दी ऑस्टियोपोरोसिस। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।